आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धृति क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग जो है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बीपीएससी, यूपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को डील करते हैं। जिस कड़ी में हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम जो बुक है उसकी एक तरह की डिटेल्ड सीरीज, ना कि समरी सीरीज, डिटेल सीरीज। कोशिश इसमें पूरी रहेगी कि आपके सारे कंटेंट्स, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएं। तो स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम का एक डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इससे आपके सिविल सर्विसेज की जर्नी में काफ़ी मदद मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभेंदु बैनर्जी और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में सोर्सेज की क्यों जरूरत है, व्हाई। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की ही नहीं, किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर मैं आपको बताऊं कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं या मैं आपके बारे में क्या जानता हूं, तो इसके लिए मुझे किसी ना किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। या तो ऐसी कोई सोर्स हो जो आपको जानता हो और मुझे भी जानता हो, तो उसने मुझे आपके बारे में बता दिया, या जो मुझे जानता हो और आपको भी जानता हो उसने मुझे आपको जो है मेरे बारे में बता दिया। या कोई आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो इसके जरिए आप मेरे बारे में जान पाएंगे, सारे वीडियोज़ को जाकर के आप देखेंगे। या कोई भी ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे आप किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में आप जान सके। और कई बार एक सोर्स काफी नहीं होता है, कई बार हम मल्टीपल सोर्सेज से एक सेंटर पॉइंट पर पहुंचते हैं जिससे हम लोग सारे फ्लॉज को, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उस वक्त क्या हुआ होगा, या वो इंसान कैसा रहा होगा, या उस वक्त उस इंसान ने क्या किया होगा। इसीलिए सोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि वहां पर हम लोग जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बहुत ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज काफी प्रेफर करते हैं। आपको जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी कॉइन्स वगैरह मिल जाए तो उस वक्त के राजाओं के बारे में, उस वक्त की परिस्थिति के बारे में आपको जो है बहुत सारे चीजें पता चलती हैं। आपको किसी तरह के पिलर इंस्क्रिप्शंस मिल जाते थे, याद होगा आपको। हम लोग एंशिएंट भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलते होंगे, इससे आपको पता चलता होगा। तो आप कोई भी राजा ने या कोई भी उस वक्त की प्रजा ने, उस वक्त के जो भी आक्रमणकारी आते होंगे वो कैसे करते होंगे, ट्रेडर्स जो होंगे वो कैसे करते होंगे, इन सब के बारे में आपको सोर्सेज चाहिए ही चाहिए। किसी भी चीज के बारे में आपको सोर्सेज चाहिए कि आप कहां से ये बात पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपको सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, चलिए थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापी जा सकती है। जैसे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में चलिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, तो हो सकता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन अलग होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव में चलिएगा तो हो सकता है उसका टाइमलाइन अलग होगा। तो चूंकि हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। क्यों कहते हैं हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में खासतौर पे यूरोप की बात करूं तो यूरोप उस वक्त जो है डार्क एज से बाहर निकला था और उसने जो है ये तय किया कि हम लोग जो है चर्च के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, रिलीजन के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम अपने रीजन को, अपने थॉट प्रोसेस को वापस लेकर के आएंगे। और उसलिए उन्होंने जो है सी वॉयजेस शुरू की, समुद्री यात्राएं शुरू की, नए दुनिया, नए देश, नए रास्तों की खोज करने के लिए। उस वक्त जब वो भारत पहुंचे तो उनको जो हम लोग मानते हैं कि वहां से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन अगर हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात माने तो आपको फिर चले जाना होगा सीधे 1498 में। जी हाँ, 1498 में। क्यों 1498 में? आपको याद होगा वास्को डे गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन, टू बी प्रिसाइज पोर्तुगीज, जो इंडिया सी रूट खोजते हुए आया था। ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो 1498 में क्या यहाँ पर मुगल्स नहीं रूल कर रहे थे? या यूं कहूं, मुगल्स भी नहीं, प्री मुगल्स मतलब मुगल्स भी नहीं अभी आए थे। ओ भाई साहब, जी हाँ, मुगल्स भी अभी नहीं आए थे। अभी तो बाबर नहीं आए थे, हुमायूं नहीं आए थे। ठीक है, मुगल्स भी नहीं आए थे अभी, उनको भी आने में भी समय था, अभी भी 30 साल करीब करीब उनको जो आने में समय था। तो मुगल्स भी नहीं आए हैं, अभी प्री मुगल एरा चल रहा है। और आप कैसे इंडिया को कह सकते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है? हाउ कैन वी कंक्लूड कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है?
हाउ कैन वी कंक्लूड कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन शुरू हो चुका है? कैसे कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? अभी तो पूरा मुगल पीरियड बाकी है, उन मुगल्स का इंडिया पर कब्जा करना बाकी है, यहाँ रूल करना बाकी है, उनकी कई पीढ़ियां भी बाकी हैं। तो इसीलिए कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाले टर्म को नहीं मानते हैं एज टाइमलाइन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। तो फिर वो किसे मानते हैं? अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास दूसरा कैटेगरी जो है, हमारे पास जो दूसरा कैटेगरी है इंडिया को लेकर के, वो दूसरा कैटेगरी माना जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, या अगर मैं कह दूं तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं 18th सेंचुरी के बिगिनिंग से, 18th सेंचुरी के बिगिनिंग से। व्हाई डेथ ऑफ औरंगजेब? क्योंकि औरंगजेब वाज द लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर। औरंगजेब वाज द लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर। इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। अभी मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन हम मानते क्या है और क्यों मानते हैं। तो जैसे ही औरंगजेब कमजोर पड़ा, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे ही औरंगजेब कमजोर पड़ा, या यूं कहूं औरंगजेब की डेथ हुई, उसके मात्र 50 साल के अंदर अंदर क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। यानी ये जो अंग्रेज हैं, ये जो यूरोपियंस हैं, अभी तक ये रूलिंग पावर नहीं बन रहे थे, अभी तक ये रूल करने के पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहे थे। अभी भी ये ट्रेड, थोड़ा बहुत जगह पर कहीं कहीं आपस में झगड़ा करना, वो चल रहा था। औरंगजेब के मरने के मात्र 50 साल के अंदर अंदर उन्होंने रूलिंग पावर बनने की अपनी इच्छा जताई और बैटल ऑफ प्लासी हुआ। कैसे हुआ वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी एक ब्रीफ दे रहा हूं। बैटल ऑफ प्लासी हुआ और यहां से एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इन यूरोपियंस ने एक्चुअली इंडिया पर रूलिंग स्टार्ट करने की शुरुआत की, अभी शुरुआत हुई। इसीलिए अगर आपको कोई पूछे कि मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया का टाइमलाइन क्या मानिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया का टाइमलाइन आप क्या मानिएगा, तो आप कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन है, जो 1707 टू बी प्रिसाइज से अगर मैं शुरू करूं, या यूं कहूं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, अगर मैं कहूं, कौन बताएगा हमें कि बैटल ऑफ प्लासी के वक्त क्या हुआ था? अंग्रेज कैसे इतने मजबूत हो गए थे? कैसे उन्होंने दीवानी राइट्स ली थी? कैसे वो धीरे धीरे रूलिंग पावर बनते चले गए थे? कैसे उन्होंने अलग अलग स्टेट्स को अपने कब्जे में लिया था? ये हमें बताएंगे सोर्सेस। यही बताते हैं, यही इंफॉर्मेशन हमको कौन प्रोवाइड करेगा? ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगे अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। इसीलिए हमारा पहला चैप्टर आ रहा है सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन आपको लगभग 1750 से 1950 का आसपास आप लेकर के चलेंगे। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन अभी भी जो हमने अपना फर्स्ट इलेक्शन भी नहीं लड़ा था और रिपब्लिक भी नहीं हुए थे। रिपब्लिक हम हुए थे 26 जनवरी 1950 में। तो ये जो समय था, ये आपको जो है ब्रिटिश रूल का समय था, ठीक है। इस वक्त जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, इस वक्त जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, सोशियो रिलीजियस चेंजेस हो रहे थे और इंडियन नेशनलिज्म का भी राइज हो रहा था। कहने का क्या मतलब है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का समय है, इस दौरान आपको जो है ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेज का शासन जो है वो देखने को मिल रहा था। औपनिवेशिक प्रशासन यानी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहा था, या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहा था। दूसरे देश से आकर के आपके देश पर वो रूल कर रहे थे, अपने पैसा आपका जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको आप कहते हैं वो कर रहे थे, आर्थिक शोषण जिसको आप कह सकते हैं, समाज में और धार्मिक बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि अभी तक मुगलों का रूल था। अब जो है समझ लीजिए कि ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रिश्चियंस का रूल होना शुरू हुआ, तो बहुत सारी मिशनरीज की शुरुआत होगी। और उसी के साथ साथ देखेंगे आपकी भारतीय राष्ट्रवाद यानी इंडियन नेशनलिज्म शुरू होता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसके बारे में हमें कहां से पता चलेगा? तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता चलेगा भैया? तो मैंने बताया सवाल व्हाई सोर्सेज आर एसेंशियल टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट ऑब्जेक्टिवली। याद होगा आपको, कभी भी देखते होंगे कि कोई भी आपने
क्राइम थ्रिलर वगैरह देखा होगा, कहीं पर भी क्राइम होता है तो पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती है क्रिमिनल को तो वहां पर लेकर के जाती है उस सीन पर, जिसको सीन रिक्रिएशन कहते हैं, रिक्रिएशन ऑफ सीन, क्राइम सीन। वो दोबारा से उससे पूछते तुम कहाँ से आए थे, कैसे तुमने जो है चाकू पकड़ा था, कैसे जो है तुमने मर्डर किया था, जो भी क्राइम आपने कमिट किया था। तो वो तो चोर को पकड़ लिया या मर्डर को पकड़ लिया तो लेकर के आए। हमारे पास तो ना भी कोई अंग्रेज का ऑफिसर बचा है और ना ही हमारे इंडियन जो है नेशनलिस्ट बचे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस वक्त चल क्या रहा था। ना ही सोशल मीडिया था कि आपको जो है फेसबुक पर गए हिस्ट्री पर किसी को और आपने सर्च कर लिया, यूट्यूब पर गए चैनल सर्च कर लिया, कुछ भी नहीं था। तो हमें कैसे पता चलेगा? बिना सोर्सेज के हिस्ट्री बिकम्स इमेजिनेशन रादर देन एविडेंस बेस्ड स्टडी। अगर आपके पास सोर्सेज नहीं तो बस आप काल्पनिक कपोल कल्पनाओं में चले जाइए, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ऐसे चलता होगा, वैसे चलता होगा। ये सब चीजें जो आपको थोड़ी सी, तो आपको इमेजिनेशन से बाहर आने के लिए आपको जो है सोर्सेज चाहिए ही चाहिए। आपको स्रोत इतिहास को प्रमाण आधारित और वस्तुनिष्ठ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट हमें पता होना चाहिए। गांधी जी क्या कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रहा था, नेहरूवियन फिलॉसफी क्या कह रही थी, हाँ कोई भी ब्रिटिश वायसराय आया था उसने क्या किया था, हर चीज आपको पता होना चाहिए। 1857 क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे और वो कारण क्यों पे जो है जनरेट हुए थे, ये सब आपको बताता है कौन? ये सब आपको बताता है सोर्सेज। तो नेचर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पास क्या क्या देखेगा? मोस्ट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री वर प्रोड्यूस्ड अंडर कॉलोनियल रूल एंड रिफ्लेक्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट। जी हाँ, कहा जा रहा है कि चूंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज था, तो ज्यादा से ज्यादा जो सोर्सेज होंगे, जो भी कागजात रखे होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, उसमें आपको एक ब्रिटिश जो है कॉलोनियल व्यू मिलेगा, ब्रिटिश कॉलोनी का व्यू मिलेगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड होगा कॉलोनीज के वजह से। देखिए, कोई भी राजा जब रहता है तो वो राजा कुछ भी लिखवाता है, तो वो जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको पोषण या उनको सैलरीज कौन देता है? राजा। तो राजा अपने मन मुताबिक चीजों को लिखवाता होगा या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें चलती होंगी। उस वक्त कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। ब्रिटिश अपने हिसाब से ही चीजों को मैनेज कर रहे होंगे। तो सर फिर आप कैसे कह रहे हो कि इस वजह से तो फिर आप कहोगे कि जो हमारे पास सोर्सेज है वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज्ड है एक हद तक। हाँ, लेकिन यही तो बात मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से एक व्यू पॉइंट क्रिएट करना होता है, सारे फ्लॉज को, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए, ताकि आपको एक क्लियरर पिक्चर, एक साफ परिदृश्य आपको दिख सके, जिससे आप एक कंक्लूजन, एक ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन निकाल सके। तो जी हाँ, कुछ कॉलोनियल रिफ्लेक्शंस आपको दिखेंगे, लेकिन इसी में तो आपको जो है देखना होगा कि हमारे पास और कौन कौन से सोर्सेज है जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। हालांकि एक और चीज आपको समझनी होगी कि जब आप ब्रिटिश कॉलोनी की बात करते हैं तो ब्रिटिश कॉलोनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस वजह से नहीं लिखे गए थे कि हम फ्यूचर जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। वो अपने डेली एक्टिविटीज को भी नोट डाउन करते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रहते थे, जो भी जुडिशियल मेजर्स रहते थे, उनको वो नोट डाउन करते थे। वहां पर आपको थोड़ी बायसेस नहीं दिखेगी, वहां पर उसकी असली सच्चाई, जो कहते हैं ना कि द मास्क फेल ऑफ, जो है मुखौटा गिर चुका था, वैसी चीज आपको देखने को मिलेंगी कि वो क्या सोच करके हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस क्रिएट कर देते थे, उन्होंने क्यों रेलवे बनाया था, वो क्या जजमेंट देते थे, आपको इनके कुछ वैसे डॉक्यूमेंट से भी पता चलेंगे। खैर, सो प्रॉब्लम क्या भैया? ब्रिटिश रिकॉर्ड्स ऑफन जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल। जी हाँ, वैसे मैंने बताया कि वो तो बताएंगे ही व्हाइट मैन्स बर्डन। वो तो कहेंगे भैया हम आए हैं आपको सिविलाइज्ड बनाने के लिए, हम तो आपको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, हम कैसे खराब हो सकते हैं, हम कैसे खराब हो सकते हैं? हम तो आपको आए हैं सुधरवाने के लिए। आप तो जो है वो धूल मिट्टी और सफेद और ऐसे थे आप, है ना? उनको ऐसा लगता था, ठीक है। और मेरा सवाल सीधे सीधे उनसे आता है कि अगर हमारे यहाँ इतनी ही धूल मिट्टी थी, हम इतने ही खराब थे, हमारे शरीर से बदबू आती थी, हमारे यहाँ पर कुछ भी सिविलाइज्ड नहीं था, तो तुम ये 7 समुंदर पार करके आए क्यों? हम इतने गरीब थे, हमें खाने नहीं आता था, हमें कपड़े पहनने नहीं आता था, तुम यहाँ आए क्यों? सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। तुम इसलिए आए क्योंकि हमारे पास वो था जो तुम्हारे पास नहीं था। हमारे पास वेद थे, हमारे पास ज्ञान था, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी थी, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी थी, हमारे पास मैथमेटिक्स था, हमारे पास मेडिसिन थे, हमारे पास मिनरल्स थे, गोल्ड था। क्या नहीं था हमारे पास? वो सब तुम हमसे लेने आए थे। तो फिर हमें यह कैसे यकीन दिलाओगे कि तुम ही हमारे देवता थे? वो इसलिए क्योंकि उनको लगेगा कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं हमारे साथ और हम ही गलत थे। तो इसमें वो क्या करते हैं? इग्नोर द इंडियन पर्सपेक्टिव्स रिक्वायरिंग क्रिटिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने बताया कि वो इंडियन पर्सपेक्टिव को भूल ही जाते थे कि हमें वो गुलाम बनाए, हमें कैसे वो तड़पा रहे थे। वो कहते थे हम तो सही है, व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब क्या? उनको लगता था कि ये गोरो लोगों के कंधों के ऊपर ये बोझ है ईश्वर के द्वारा दिया गया कि ये जो नॉन व्हाइट्स हैं इनको ये सिविलाइज्ड बनाए। तो कह रहे इसीलिए आपको जो है
क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना होगा, थोड़ा सा सोच विचार करना होगा कि इसने ऐसी बात कही क्यों होगी, या ये बात उसने लिखी क्यों होगी, ऐसा रूल उसने बनाया क्यों होगा, या आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आपको आलोचन करते हुए आपको जो है अध्ययन करना होगा। नाउ सोर्सेज को आप क्लासिफाई करते हो, किन किन तरह के सोर्सेज मिलेंगे। देखिए, दो ही तरह के ब्रॉड कैटेगरी में आप बांट सकते हो, एक है आर्काइवल सोर्सेज और एक है नॉन आर्काइवल सोर्सेज, अभिलेखीय स्रोत और गैर अभिलेखीय स्रोत। क्या है भैया आर्काइवल? आर्काइवल सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रिजर्व किए गए होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के वजह से। अभिलेखीय स्रोत वे आधिकारिक दस्तावेज हैं जिन्हें सरकार प्रशासनिक उद्देश्य से सुरक्षित रखती है। अभी अभी मैंने बताया था ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें वो ये सोच करके नहीं लिखे होंगे कि फ्यूचर जनरेशन इसको पढ़ेगी या फ्यूचर जनरेशन को हम कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। वो अपने डेली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को लिखते थे और वहीं से उनका मास जो है, वो मुखौटा जो है उनका उतरता था और हमें देखने को मिलता था कि इन्होंने ये लेटर क्यों जारी किया होगा, इन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों पास किया होगा, इन्होंने ये लॉ क्यों बनाया होगा। इन्हीं से हमें पता चल जाता है। क्या इंपॉर्टेंस है? They provide first-hand information and from the backbone of the modern historical research. From the backbone of the मॉडर्न हिस्ट्री का रिसर्च। मतलब ये कह रहे हैं कि इनसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि अंग्रेज ने ऐसा किया था मैंने लिखा, अंग्रेज ने जो किया उन्होंने खुद लिखा और उसको हम पढ़ते हैं और उससे हम जस्टिफाई करते हैं कि आपको जो है ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की गई होंगी या इससे जो है उन्होंने कैसे क्या रूल किया होगा उस वक्त, और इसको हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री रिसर्च कहते हैं। इसी के जरिए हम लोग मैक्सिमम जो है कह लीजिए कि सारी कंक्लूजन्स को ड्रॉ आउट करते हैं। आर्काइवल रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकती है? आर्काइवल रिसोर्सेज में आ सकते हैं आपके पास, आर्काइवल सोर्सेज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो भी चिट्ठी विट्ठी भेजी गई होगी एडमिनिस्ट्रेटिव में, जो भी रिपोर्ट्स जारी की गई जैसे सेंसस रिपोर्ट्स हो गया या कोई भी दूसरा रिपोर्ट हो गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, कहां से टैक्स कलेक्ट किए, कितना टैक्स कलेक्ट किए, किस रूल के तहत किए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कि जज साहब जब बैठे तो कौन सा लॉ यूज किए, किसको किस क्राइम के लिए कैसी सजा दिए, वाइट्स को कैसे सजा दिए, नॉन वाइट्स को कैसे सजा दिए, क्यों ऐसा किया उन्होंने, जज जो बैठते थे वो लोग कौन थे, वाइट्स थे या नॉन वाइट्स थे, ये सब चीजें। सेंसस रिपोर्ट जैसे मैंने बताया, ये सब जो है आपको कह लीजिए एक तरह से अलग अलग आर्काइवल रिकॉर्ड्स के टाइप्स हैं। अब एक टर्म आता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, NAI, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। वो समझ लीजिए कि लाइब्रेरी है, वो स्टोर है जो कि आपको बाय द वे न्यू दिल्ली में मौजूद है। 1891 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और पहले इसका नाम था द इंपेरियल रिकॉर्ड्स, द इंपेरियल रिकॉर्ड्स, अंग्रेजों के द्वारा 1891 में बनाया गया था। इसके अंदर समझ लीजिए कि सारे इंफॉर्मेशन आपको जो है, सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, कहाँ जमा किया, ये सब कुछ आपको मौजूद है। और ये कहाँ मौजूद है? न्यू दिल्ली में मौजूद है। भले ही 1891 में इसको शुरू किया गया एज द इंपीरियल रिकॉर्ड्स, लेकिन 1748 से हमारे पास इंफॉर्मेशन 1748 से हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी भी प्रिजर्व है। पुरानी हो सकता है, कुछ खराब हो गई होंगी, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, कुछ वो लेकर के चले गए होंगे, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 1748 से हमारे पास ये मौजूद है। तो इससे आपको जो है क्वेश्चंस बन सकता है कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को पहले नाम क्या था, तो द इंपीरियल रिकॉर्ड था। ठीक है, उसके बाद आपको 1891 में जो है द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, और 1891 में इसको जो है फाउंड किया गया था। 1748 से जो है ये हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो उनकी कई कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे पब्लिक डिपार्टमेंट, जो जनता के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे वो, रेवेन्यू से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड। ये क्या है पॉलिटिकल से रिलेटेड? यानी जो भी उस वक्त इंडियन नेशनलिस्ट्स थे, जो भी आंदोलन होते थे, वो आंदोलनकारी जो भी थे, उनके खिलाफ जो भी इंफॉर्मेशन के पास अवेलेबल रहती थी वो इसमें आता था। मिलिट्री से रिकॉर्ड से रिलेटेड, जुडिशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड, एजुकेशन रिकॉर्ड से रिलेटेड, और ये पॉलिटिकल का ही एक नया डिपार्टमेंट ओपन किया था, होम पॉलिटिकल सीरीज 1907 में, जहां पर वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे। और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मौजूद है और इससे हम लोग एक डेटा क्रिएट करते हैं।
अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आता है कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे जेम्स रेनल। ये सवाल आपको कई बार आ सकता है प्रीलिम्स वगैरह में, और ये रिफॉर्म्स ऑफिस के अंदर मौजूद थे 1920 से लेकर के 1937 में। सर्वेयर जनरल का काम क्या था? सर्वेयर जनरल का काम था कि जो भी बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के आसपास जितने भी बॉर्डर रीजन्स थे, जितने भी बॉर्डर रीजन्स थे, उन बॉर्डर रीजन्स में जो भी अननोन टेरिटरीज थी उनकी मैपिंग करना, यानी कौन सा स्टेट कहां पर है, कौन सा रजवाड़ा कहां पर है, ये आपको इंफॉर्मेशन आता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या रिकॉर्ड्स थे? स्टेट गवर्नमेंट के पास कई सारे, या जो भी राज्य सरकारें अभी, उनके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहली कैटेगरी थी फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जैसे बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस। ये जो जिन जिन स्टेट्स में, जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, मद्रास हो गया तमिलनाडु में, बॉम्बे हो गया महाराष्ट्र में, उनके पास वो अवेलेबल है। अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स, पहले के जो राजे रजवाड़े थे, मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा, जैसे आप कह लीजिए पेशवा दफ्तर, आप कह लीजिए जो खालसा दरबार, ये सब जो है आपके पास पहले के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन राजाओं के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स या जो भी रिकॉर्ड्स रही होंगी, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में जो रजवाड़े जिन जिन स्टेट्स, प्रेजेंट स्टेट्स क्या में मौजूद होंगे, उन स्टेट के पास वो अवेलेबल है। फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के अलावा हमारे पोर्तुगीज थे, फ्रेंच थे, डच थे, इन सब के भी तो कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, ये भी तो कहीं कहीं पर रूल किए होंगे, तो इनके द्वारा भी तो कुछ कुछ सर्वे कराए गए होंगे, कोई जुडिशियल एक्टिविटी कराई गई होगी, करवाई गई होगी, कोई हो सकता है उनके यहाँ जो है कोई रेवेन्यू का, कोई टैक्स कलेक्शन का कोई रूल बना होगा, कुछ भी तो हुआ होगा, कोई मिलिट्री एक्टिविटी की गई होगी, कोई युद्ध लड़ा गया होगा, वो सभी तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इंडियन पावर्स टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, जैसे मैंने बताया कि वैसे जो है किंगडम्स जिनको ब्रिटिश बाद में कब्जा कर लिया, जैसे किंगडम ऑफ लाहौर, जिसको आप खालसा दरबार कहते हैं, ठीक है। पेशवा दफ्तर पुणे में जो आपको अवेलेबल है, पेशवा, महाराष्ट्र पेशवा क्या होता है, ये टेक्निकल टर्म्स हम लोग फिर आगे देखेंगे। पेशवा बेसिकली प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए महाराष्ट्र के मराठा रूल में, ठीक है जी। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाती थी वो आप देख लीजिए, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यानी जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस एंड बॉम्बे प्रोविंस, उनमें क्या क्या था। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से ब्रिटिश ने टेरिटरीज को डिवाइड कर लिया था प्रेसिडेंसीज में। प्रेसिडेंसीज में उन्होंने डिवाइड कर लिया था। कितने प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया था? 3 प्रेसिडेंसी में उन्होंने डिवाइड किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या हो रहा था इनकी वजह से? तो पहला हम देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में। बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में क्या है भैया? बंगाल प्रेसिडेंसी वाज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी बना, उसका महत्व भी सबसे ज्यादा है। बैटल ऑफ प्लासी भी वहीं से शुरू हुई। एक तरह से रूलिंग एक्टिविटी जो है वो भी ब्रिटिशर्स की वहीं से शुरू हुई, ठीक है जी। और इसका कैपिटल ऑब्वियसली बात है कैलकाटा, जो अब कोलकाता है, कैलकाटा वो जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का, ये आपको जो है बंगाल का समझ लीजिए कि एक तरह का मैप आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स को बनाया गया था 1696 में, जो उस वक्त की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए इंग्लिश ब्रिटिशर जो है 2 फेज में रूल करेंगे, हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे। पहला हो जाएगा 1756-57 से लेकर के 1857 तक, 100 साल इसमें कंपनी ने रूल किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर 1858 से 1947 में ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट रूल किया। तो 1696 में इन्होंने फोर्ट विलियम्स बना दिया था कंपनी द्वारा, जो कि हुगली नदी के किनारे मौजूद था। और ये जो है ब्रिटिश ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए और धीरे धीरे बंगाल में अपना दबदबा, ब्रिटिश ट्रेड जो भी वो खरीद करके लाते थे या शिप्स में लोड करते थे, उसको बचा कर रखने के लिए इनका कहना था कि लोकल्स जो लूट लेते हैं कभी कभी। मकसद तो कुछ और था कि धीरे धीरे आप फोर्टिफाई करो। इन सब की कहानी पढ़ेंगे हम लोग। धीरे धीरे सेटलमेंट्स बनाने के लिए बैटल ऑफ प्लासी के वक्त जो है फोर्ट विलियम्स को दोबारा से बनाया गया और मजबूत किया गया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहां पर एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। क्या हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी हम बात करेंगे, आपको जानना होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो समझ लीजिए कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से हमारे पास जो भी फोर्ट विलियम्स है, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो अभी तक प्रिजर्व्ड है। उसके पहले वाले डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो सिराजुद्दौला थे उनकी बदौलत, उनकी वजह से जो है। बट क्या हुआ था वो हम लोग
कभी और डिस्कस करेंगे। आते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी का जो है साउथ इंडिया का मेजर पोर्शन जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में आता था, और मद्रास के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपको साउथ इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड किया था उसको समझने में आपको काफी मदद मिल सकती है। यहां पर जैसे फोर्ट विलियम था, यहां फोर्ट सेंट जॉर्ज है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में है, इसको 1644 में बनाया गया था। अच्छा, डेट्स भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, इसको आपको जो है 1696 में बनाया गया था, और आपको इससे पहले बना दिया गया था 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है समझ लीजिए कि पहला इंग्लिश फोर्ट था, फर्स्ट इंग्लिश फोर्ट 1644 में मद्रास प्रेसिडेंसी में फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर भी बना था, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो पहला ब्रिटिश फोर्ट था, इंग्लिश फोर्ट था, 1644 में बनाया गया था, और ये हेडक्वार्टर बना था मद्रास प्रेसिडेंसी का। देन बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है एक वेस्टर्न कोस्ट में सबसे अहम और सबसे बड़ा, वेस्टर्न कोस्ट में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी मौजूद था। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी आज के डेट का आप महाराष्ट्र बात कर लीजिए, आज के डेट का गुजरात बात कर लीजिए, थोड़ा बहुत नॉर्दर्न कर्नाटका बात कर लीजिए, पूरा पूरा इलाका उसमें आ जाता है। बॉम्बे वॉज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द पोर्तुगीज इन दहेज। रॉयल मैरिज किया गया था पोर्तुगीज के राजकुमारी से और ब्रिटिश के, इंग्लैंड के राजकुमार से। तो दहेज में उन्होंने जो है मुंबई, बॉम्बे अंग्रेजों को दे दिया था। जी हाँ, दहेज प्रथा तब से चली आ रही है और वो अंग्रेज भी फॉलो करते थे। तो बॉम्बे जो है वो इमर्ज एज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों भैया? नेचुरल हार्बर है, जो वहाँ पर जो पानी का जो लेवल है वो एक हार्बर, नेचुरल हार्बर का काम करता है, वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेड करना काफ़ी आसान होता था। आप नोटिस कीजिए सारे जहाँ पर भी रहेंगे ये कोस्टल इलाके में ही ज़्यादा रहेंगे। मद्रास वाला कोस्टल रीजन हो गया, बंगाल का पूरा कोस्टल रीजन हो गया, बॉम्बे का पूरा कोस्टल रीजन हो गया। बॉम्बे रिकॉर्ड्स के अंदर रेवेन्यू से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पुलिस से लेकर जुडिशरी से रिलेटेड, मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। प्रेसिडेंसी के जो रिकॉर्ड्स है वो हिस्टोरियंस को ब्रिटिश एक्सपेंशन और गवर्नमेंट को, जो गवर्नेंस को जज करने के लिए मदद करते हैं। ये तीनों में ही आपको ये चीजें मिलेंगी। स्टेट आर्काइव्स जो थे, वो स्टेट आर्काइव्स जो मैंने वहां पर एग्जांपल में देखा, नाम देखा, उसमें क्या क्या थे भैया? राजस्थान स्टेट के अंदर आपको जो है जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये आपको जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। वो प्रिंसली स्टेट्स किसके अंदर में आते थे? राजस्थान के अंदर में आते थे, जिसमें बीकानेर जो है वहां का हेडक्वार्टर है, बीकानेर में ये स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है वहां पर आपको कौन से प्रिंसली स्टेट्स का मिल जाएगा? डोगरा रूल का मिल जाएगा। मध्य प्रदेश जो राज्य है वहां पर आपको कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स के मिल जाएंगे? ग्वालियर के इंदौर प्रिंसली स्टेट, भोपाल प्रिंसली स्टेट और रेवा प्रिंसली स्टेट्स के आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। केरला जो अब हाल ही में बन चुका है केरलम, जी हाँ, करंट अफेयर्स केरलम, उसमें त्रवणकोर प्रिंसली स्टेट्स और कोचिन प्रिंसली स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कर्नाटका जो स्टेट है उसके अंदर आपको मैसूर प्रिंसली स्टेट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जी हाँ, इसको बहुत ज्यादा नोट कर लीजिएगा ताकि आपको काफी ज्यादा मदद मिल सके। स्टेट आर्काइव्स में फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ है क्या? जो ब्रिटिश नहीं थे उनकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स में है क्या? स्टेट गवर्नमेंट जहां पर जो उन्होंने आर्काइव्स बनाया है, यानी जहां पर भी उन्होंने जो है रिकॉर्ड्स रखे हैं, उसमें क्या कोई फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश नहीं थे, नॉन ब्रिटिश जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनका इंफॉर्मेशन है क्या? जी हाँ, पोर्तुगीज जो है उनका इंफॉर्मेशन गोवा में मिला है, और लिस्बन जो कि पुर्तगाल का जो है राजधानी है, और गोवा, इनके बीच में जो भी चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ था, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। जो भी जो है इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होती थी कि वो आपस में जो भी इंफॉर्मेशन कहते थे कि हम यहाँ ऐसे रूल कर रहे हैं, हमें ये मदद चाहिए होगी, हमें वो मदद चाहिए होगी, वो सब डच जो कि आज के डेट का नीदरलैंड्स या हॉलैंड जिसको कह लीजिए, उसमें आपको जो है कोचिन और मालाबार का इंफॉर्मेशन था, जो आज के डेट में मद्रास में मौजूद है, और जो कि तमिलनाडु, मद्रास प्रेसिडेंसी उस वक्त था, तमिलनाडु राज्य प्रेजेंट डे में है। यहां पर आपको चिंशुरा आपको याद रखना होगा, जो चिंशुरा वेस्ट बंगाल में स्थित है, यानी जो डच है जिसको आज के डेट में आप नीदरलैंड्स या हॉलैंड कहते हैं, वहां का जो है, जो जहां पर भी उन्होंने कब्जा किया था उसमें फेमस कोचीन और मालाबार था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा होगा, और चूंकि मद्रास तमिलनाडु का हिस्सा है तो तमिलनाडु का जो स्टेट आर्काइव है वहां पर आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा उनका इलाका फेमस था चिंशुरा, जो कि वेस्ट बंगाल में था, और वो वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल के स्टेट आर्काइव में होगा। फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच में चंदन नगर या चंदन नगौर जो कि वेस्ट बंगाल में मौजूद है, वेस्ट बंगाल के आर्काइव में मौजूद है। डैनिश या जो जिसको आप आज के डेट में डेनमार्क देश कहते हैं, वो मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि तमिलनाडु में आ गया, वो यहाँ पर था। वहां पर जो है ट्रैंकुरबार और श्रीरामपुर, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा था, ये तमिलनाडु का हिस्सा था। इसको उन्होंने बेच बाच के ब्रिटिशर्स को चले गए। क्या बोला मैंने? कि जो डेनमार्क के डैनिश लोग थे, उन्होंने जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर, और वेस्ट बंगाल जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उन्होंने ज्यादातर ट्रैंकुरबार और श्रीरामपुर में काम किया। ट्रैंकुरबार और श्रीरामपुर उन्होंने ब्रिटिशर्स को बेच बाच के इंडिया से चले गए। भाई कमजोर पड़ रहे थे, नहीं
देख पा रहे थे, ब्रिटिश बिकेम द सोल पावर इन इंडिया, सबको हरा हरा के उन्होंने रूल किया। कैसे किया बात करेंगे हम लोग आगे के चैप्टर में। तो सिर्फ सोर्सेस की बात हो रही है कि कहां कहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। ये जो स्टेट आर्काइव्स है, ये उन स्टेट आर्काइव्स की बात हो रही है जिन स्टेट्स में ब्रिटिशर्स के अलावा जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन थे उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ट्रैंक्वे बार याद रखिएगा, तमिलनाडु में उसको भी ब्रिटिशर्स को भेज दिया गया, और श्रीरामपुर जो वेस्ट बंगाल में उसको भी ब्रिटिशर्स ने भेज दिया गया। किसके द्वारा? डेन्स या डैनिश के द्वारा। पेशवा दफ्तर अभी अभी हमने पढ़ा था, पेशवा दफ्तर मराठा रूलर्स की बहुत बड़ी, समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सोर्स है तो पेशवा दफ्तर में आपको मौजूद है, जो कि पुणे में मौजूद होगा। पेशवा दफ्तर आपको पुणे महाराष्ट्र में मौजूद होगा, ठीक है, हाँ पुणे महाराष्ट्र में आपको मौजूद होगा। और इसकी रिकॉर्ड जो है वो पूरे मराठी में, पर्शियन में और मोडी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। पेशवा दफ्तर जो है वो एक नॉन ब्रिटिश पर्सपेक्टिव देता है इंडियन हिस्ट्री का। जी हाँ, मैंने बताया था ना कि ब्रिटिश के अलावा भी कोई कुछ बोल रहा है, अभी आगे और भी आएगा। पेशवा दफ्तर एक ऐसा आर्काइवल सोर्स है जो कि ब्रिटिशर्स के अलावा कोई ऐसा है जो इंडिया का उस वक्त का सिचुएशन बता पा रहा है, जो भी बताएगा कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे, अंग्रेजों से कैसे लड़ते थे, मुगल से कैसे लड़ते थे, ये सारी इंफॉर्मेशन। पेशवा इज द पोस्ट, दफ्तर इज इन ऑफिस। तो पेशवा का जो दफ्तर है वहां की बात हो रही है, जो कि ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव के अंडर में आपको पहुंच जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बात करें नॉन आर्काइवल सोर्सेस की। आर्काइवल सोर्सेस हो गई, नॉन आर्काइवल में जो है नॉट प्रिजर्व बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसा जो सरकार, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, चाहे जो भी प्रिंसली स्टेट्स रहे हो या प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा स्टोर नहीं किए जाते हैं, उसमें नॉन आर्काइवल में आता है। जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, किसी नेता ने किसी नेता को कोई चिट्ठी लिखी, किसी राजा ने किसी राजा को कोई चिट्ठी लिखी, किसी देश के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अपने देश के कैपिटल को कोई चिट्ठी लिखी, कोई मेमोयर्स में और बायोग्राफी में थोड़ा अंतर है। बायोग्राफी में एंटायर जीवन के बारे में बात होती है, मेमोयर्स में कोई पल, कोई दिन, कोई जिक्र, कोई कॉन्वर्सेशन की जिक्र होती है, या कोई किसी तरह का लिटरेचर है, कोई पोएट्री लिखी गई, कोई कहानी लिखी गई है, कोई प्ले, कुछ भी ऐसा है, वो सब आ जाएंगे इसमें नॉन आर्काइवल रिसोर्सेज में। तो इसमें बायोग्राफीज आ सकती हैं, ट्रैवल अकाउंट्स भी आ सकते हैं। तो कुछ राइटर्स होंगे जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी होगी, दूसरे की बायोग्राफी लिखी होगी, कुछ ट्रैवलर्स होंगे जो आए होंगे, उन्होंने कुछ बात कब बताई होगी, ऐसा देखा हमने इंडिया में जाकर के। कुछ मिशनरीज आई होंगी, उन्होंने बताया होगा कि हम ऐसे लोगों को जो है शिक्षित कर रहे थे, हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, या जो भी चीज़ें रिलीजियस प्रीचिंग कर रहे थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स कुछ आए होंगे, उन्होंने अपना कह लीजिए एक्सपीरियंस लिखा होगा, या उन्होंने जो यहाँ ट्रेड किया होगा तो बताया होगा कि हमने इस कमोडिटी को इतने में खरीदा, गोल्ड को हमने इतने में खरीदा, मसाला ये मसाला हमने इनसे खरीदा, ऐसा मार्केट था वहाँ पर, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी होगी। पेंटिंग्स की बात करें, पेंटिंग्स और ओरल सोर्सेज में क्या क्या है, देखिए कंपनी पेंटिंग्स है, जो ब्रिटिश कंपनी के बारे में जो पेंटिंग्स बनाई होंगी। काली घाट पेंटिंग्स है जो आपको वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में बहुत ज़्यादा फेमस है, काली घाट कोलकाता में। 1857 के जो रिवॉल्ट की पेंटिंग्स है वो आपको दिखाती है कि कैसे चारों तरफ से लोगों ने घेर करके जो है इंडियंस को मारा या गुलाम बनाया, या इंडियंस ने कैसे लड़ा, ये इन्फॉर्मेशन। ओरल में बात की जाए, हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री की बात करें तो कुछ कई सारे इंटरव्यूज होंगे, कुछ ऐसे मेमोयर्स होंगे जिस पर आप ज़्यादा भरोसा, अब मैं अपने बारे में लिखूँ कि मैंने किसी से ऐसे बात किया वैसे बात किया, जो गवर्नमेंट एक्नॉलेज नहीं करती है। कंपनी पेंटिंग्स में आपको पटना कलम आ सकता है। पटना कलम जो है, पटना कलम इज वेरी फेमस, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो थॉमस जोन्स बारकर के द्वारा बनाया गया था 1859 में, जो कि है किसके बारे में, पेंटिंग्स ऑफ 1857 के बारे में। इसमें जो है काफी दृश्य जो है वो पेंटिंग्स में आपको दिखाया गया है। फिर बात की जाए जोसेफ नोएल पैटो, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के मेमोरियम में बनाया गया था, वो आपको दिखाएगा। नंदलाल बोस की जो बात की जाए, पेंटिंग्स बहुत फेमस थी, और इन्होंने ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पेंटिंग है, संविधान में जो भी पेंटिंग्स की गई है वो इनके द्वारा की गई है। राजा रवि वर्मा जो कि आपको कैलेंडर आर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, उनकी फेमस पेंटिंग है शकुंतलम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं और आए भी हैं। तो शकुंतलम राजा रवि वर्मा का बहुत ही फेमस पेंटिंग है। अबेंद्रनाथ टैगोर जो कि भतीजे थे रविंद्रनाथ टैगोर के, इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। भारत माता की पेंटिंग वगैरह भी इनमें जो है शामिल है। अंग्रेजों में बात की जाए तो ईबी हैवेल जो है, ये सब ये लोग पेंटिंग्स में शामिल है। कुछ फॉरेन आर्काइव्स जो फॉरेन में अवेलेबल है, मतलब विदेशी आर्काइव्स जो यहाँ नहीं है, यहाँ की इंफॉर्मेशन या तो वहां भेजी गई होगी तो वही रह गई, या उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन भेजी होगी तो अपने यहाँ कुछ नोट किया होगा, वो वहां पर रह गई होगी। जैसे इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स जो कि मौजूद है लंदन में, इंडिया से रिलेटेड जो भी चिट्ठियां आती जाती होंगी वो वहां पर स्टोर रह गई होंगी ब्रिटिश म्यूजियम में।
पेरिस में फ्रेंच के मौजूद होंगे, द हेग में आपको जो है नीदरलैंड्स के मौजूद होंगे, लिस्बन में पोर्तुगीज के मौजूद होंगे, कोपेनहेगन में जो है आपको जो है कह लीजिए कि इनका मौजूद होगा, आपको डच का। पाकिस्तान लाहौर में पेशावर मौजूद होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान तो उस समय था ही नहीं, यही तो बात है। पाकिस्तान आज के डेट में आपको फॉरेन स्टेट हो चुका है ना, या फॉरेन कंट्री हो चुकी है, लेकिन उस वक्त तो वो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा था। उस वक्त जो है वो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा था। तो जब इंडियन टेरिटरी का हिस्सा था तो उस वक्त वहां भी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रह गई होंगी जो बंटवारे के बाद वहीं रह गई। तो ये भी आपको वहां पर, मतलब ये बात हो रही है फॉरेन आर्काइव्स जो फॉरेन में ही है, विदेशों में ही मौजूद है, उनसे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब कोई वहां की इन्फॉर्मेशन जाकर के क्या हम पढ़ सकते हैं? ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, आप वहां जाकर के ये सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स की बात की जाए, और वो न्यूज़पेपर जो किसी हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा रहे होंगे, उन न्यूज़पेपर को हमने स्टोर किया। न्यूज़पेपर्स रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। जी हाँ, आज भी अखबारों में आप हर रोज जो अखबार पढ़ते होंगे या देखते होंगे, अखबार पढ़ते हैं कि नहीं आप? रोज आपको न्यूज़पेपर रीडिंग लगानी है। कुछ लोग कहेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग लगाने से अच्छा मैं क्या करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देख लूँ? देखो, वीडियो देखो, समराइज वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, बट न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करो। इससे आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपकी फोकस बढ़ेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर कीजिए। तो कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर से जो है उस वक्त की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, जो भी उस वक्त की पब्लिक की ओपिनियन होती थी, वो आपको देखने को मिल जाती है। ये बहुत बार, कई बार एडिटोरियल बायस भी दिखती है, जो कि गवर्नमेंट के प्रेशर में भी आ सकती है। सरकारों के दबाव में जो एडिटर्स लिखते हैं वो हो सकता है सरकार के फेवर में ज्यादा बातें बताएं, पब्लिक के बारे में शायद कम बताएं। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले, अब काम की चीज क्या मिल गई? काम की चीज मिल गई बंगाल गैजेट, हिक्की का बंगाल गैजेट, जो कि 1780 में शुरू किया गया, और ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया में, फर्स्ट न्यूज़पेपर। हालांकि बहुत जल्दी इसको बंद करा दिया गया। द प्रेस हेल्प स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड नेशनलिस्ट आइडियाज। प्रेस जो है जगह जगह पर अपनी बातों को फैलाने के लिए, या यूं कहूं कि जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो अपनी लेख लिखते थे, उनके एडिटोरियल्स जो है लोगों के बीच में पहुंचते थे, उससे उनके बीच में और ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड होती थी और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आगे बढ़ती थी। तो बंगाल गैजेट आपको ध्यान में रखना होगा। अब कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है जिसको आपको याद रखना होगा, नोट जरूर करते चलिएगा, पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा। क्या हो सकता है, आप बुक लेकर के बैठ जाइए और वहां से आप जो है अंडरलाइन भी कर सकते हैं। क्या क्या न्यूज़पेपर है भैया? तो यूरोपियंस या किसी एंग्लो इंडियन के द्वारा अगर शुरू किया गया तो वो क्या था? जेम्स अगस्टिन हेकी, इन्होंने शुरू किया क्या? बंगाल गैजेट। अभी अभी हमने देखा फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, और इसको ऑल्सो नोन एज कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर्स, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर्स भी इसको कहते थे, और ऐसे द बंगाल गैजेट कहते थे। और ये 2 साल के अंदर अंदर इस अखबार को बंद करवा दिया गया, ये कह करके कि इस अखबार में ब्रिटिश ट्रेड्स या ट्रेडर्स या ब्रिटिश कंपनी ऑफिशियल्स के बारे में जो है बहुत सारी गलत बातें लिखी जा रही थी। इनके हिसाब से वो सच्चाई थी कि कैसे वो ब्राइब लेते हैं, कैसे वो जो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके चलते उनको बंद करवा दिया गया, तो जो कि ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। कैलकाटा गैजेट शुरू हुआ 1784 में, मद्रास कुरियर 1788 में, द बॉम्बे हेराल्ड 1789 में। और मजेदार बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो भी लोग फाउंडर्स थे उसमें से 1/3 लोग तो जर्नलिस्ट्स ही थे। हालांकि आगे चलकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स, एडवोकेट्स मौजूद थे, लेकिन जब वो फाउंडर्स थे उनमें से 1/3 से ज्यादा लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में जर्नलिस्ट्स ही मौजूद थे। बात करें कुछ इंडियन जर्नलिस्ट के बारे में, वो तो फॉरेन के हो गए, यूरोपियंस या एंग्लो इंडियंस जो यहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें आता है आपको कौन? द हिंदू या स्वदेश मित्रन, जो कि बनाया चलाया गया किसके द्वारा? जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम। दूसरा गया केसरी या महराता, केसरी या महराता, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। केसरी या महराता, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, केसरी या महराता, बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृत, देखिए ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस, और फिर आएंगे, फिर आएंगे। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर, इनकी पॉइंट याद रखिएगा। ये आपको जो है, ये जो आपको अरविंदो घोष के बहुत ज्यादा क्लोज एलाई थे। इंडियन मिरर्स एनएन सेन के द्वारा, इंडियन मिरर्स एनएन सेन के द्वारा। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, कई बार पूछा गया है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी। हिंदुस्तान या एडवोकेट जीपी वर्मा। वितल विध्वंसक गोपाल बाबा वालंकर, वितल विध्वंसक गोपाल बाबा वालंकर। ये पहला मंथली जर्नल था अनटचेबल्स के लिए मराठी में, पहला जर्नल था मराठी में अनटचेबल्स के लिए। वितल विध्वंसक, गोपाल बाबा वालंकर।
अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा चलाया गया। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान के द्वारा। वंदे मातरम औरबिंदो घोष के द्वारा। वंदे मातरम औरबिंदो घोष के द्वारा। बंगबाशी जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा। जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा। फॉरेन सॉइल्स में यानी विदेशी धरती पर कोई अखबार, कोई जर्नल शुरू किया गया कि नहीं? वंदे मातरम शुरू किया गया मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। कहां पर शुरू किया गया? पेरिस में। वंदे मातरम, वंदे मातरम दो टर्म आ जाएंगे। एक शुरू किया गया अरविंदो घोष के द्वारा इंडिया में। वंदे मातरम शुरू किया गया मैडम बीकाजी कामा के द्वारा पेरिस में, फ्रांस में। तलवार वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बर्लिन जर्मनी में। दिस इज फ्रांस एंड दिस इज जर्मनी, ये विदेशी धरती पर। गदर शुरू किया गया लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। यूएसए में गदर किसे शुरू किया गया? लाला हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्णन वर्मा लंदन में। श्यामजी कृष्णन वर्मा लंदन में। देन और लिटरेरी सोर्सेस क्या आपको मौजूद है? तो आनंद मठ, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ आपको देखने को मिलेगा। कब पब्लिश किया गया? 1882 में। ये लिटरेरी सोर्सेज है, मतलब कोई किताब, कोई कविता, कोई कहानी लिखी गई उसके बारे में। इसके पहले हम लोग जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स देख रहे थे। और वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो भी इसी आनंद मठ से निकाला गया है, जो बहुत ही ज्यादा चल रहा था। और वंदे मातरम से रिलेटेड बताइए अभी अभी कितने साल पूरे हुए हैं? 2025-26 में वंदे मातरम के कितने साल पूरे हुए हैं? और कमेंट करके बताइएगा कि वंदे मातरम से रिलेटेड रिसेंटली होम मिनिस्ट्री के द्वारा क्या ऑर्डर पास किया गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा रिसेंटली होम मिनिस्ट्री के द्वारा वंदे मातरम से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन पास किया गया है। तो आनंद मठ 1882 में वंदे मातरम इसी से आया है। और सन्यासी रिवोल्ट ये आपको कौन किन्होंने लेकर के आया है? ये आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया है। और राजसिम्हा, ये याद रखने वाली बात है, राजसिम्हा उनकी आखिरी नॉवेल थी। राजसिम्हा उनकी आखिरी नॉवेल थी। इच्छाराम सूर्यराम देसाई, इच्छाराम सूर्यराम देसाई गुजराती लिटरेचर में उन्होंने हिंद एंड ब्रिटानिया, हिंद एंड ब्रिटानिया लिखी थी। किसने? इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने गुजराती लिटरेचर में या गुजराती भाषा में हिंद एंड ब्रिटानिया लिखा था। गिरिजा देवी ने तमिल भाषा में मोहन रजनी 1931 में लिखा था। राजमा तीर्थमल, राजमा तीर्थमल तमिल भाषा में दसीकालीन मोसावलाई लिखा था। राजमा तीर्थमल ने तमिल भाषा में दसीकालीन मोसावलाई लिखा था। लेकिन लिमिटेशंस क्या है भैया? लिटरेरी लिमिटेशंस क्या है? देखिए, ये इमोशंस को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कहानी में, कुछ सिंबल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। कई बार हो सकता है ये कॉलोनियली बायस्ड भी हो, किसी खास चीज के बारे में ये बताते हो और उस खास चीज को बताते वक्त कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन को वो हाइड आउट कर देते हो। अपनी तो गलती है ही नहीं भैया, हम तो गलत हो ही नहीं सकते, ऐसा कुछ। हिस्टोरियंस मस्ट क्रिटिकली एनालाइज एंड कोरिलेट मल्टीपल सोर्सेज, इसीलिए इतिहासकारों को इन सब लिटरेरी सोर्सेज को सिंगल हैंडेडली नहीं देखना चाहिए, सबको मिला करके और एक पर्सपेक्टिव रेडी होना चाहिए कि क्या ये जो राइटर कह रहा है, ये जो ऑथर कह रहा है, क्या वही बात सच थी या इसको कुछ काउंटर करने के लिए कोई दूसरा ऑथर, कोई दूसरी लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है। ऐसे देख करके आपको चलना पड़ेगा। तो इसमें जो आपको काफी फ्रिक्वेंटली सवाल आ सकते हैं, मैंने ज्यादा नहीं डाले हैं, हम लोग इसकी एक सीरीज चला देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रीवियस के। बट नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड सवाल आपको आ सकता है। कब शुरू किया गया? 1780 में। कहाँ मौजूद है? न्यू दिल्ली में। हिकी का बंगाल गैजेट कहाँ शुरू किया गया था? न्यू दिल्ली में शुरू किया गया था। पेशवा दफ्तर किससे रिलेटेड है? मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें से कौन प्राइमरी सोर्स नहीं है? ऑटोबायोग्राफी परमांस प्राइमरी नहीं है, पहले हम इसको नहीं देखेंगे। आर्काइव सबसे इंपॉर्टेंट है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट फाइल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आगे आनंद मठ कब लिखा गया था? 1882 में। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। उनका आखिरी नॉवेल क्या था? कमेंट करके बताइए। नेशनल आर्काइव्स को ओरिजिनली किस नाम से जानते थे? ओरिजिनली हम जानते थे इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के द्वारा। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। फोर्ट विलियम्स कहां पर जो है बनाया गया था? किस चीज के लिए बनाया गया था? कोलकाता में, कैलकाटा में बनाया गया था और ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और इस तरह से जो हमारा पूरा ये टॉपिक जो है वो
क्लियर होता है, खत्म होता है, और ये सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, अलग अलग जो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, पर्सपेक्टिव रहता है, उसके बारे में सेकंड चैप्टर को लेकर के। ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो आप बहुत ही सिंसियरली पढ़ रहे हैं। आप जरूर बुक रीडिंग कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को मार्क डाउन कीजिएगा, और एक शॉर्ट समरी नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा ताकि आप एग्जाम के पहले उसको देख सके। लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।